भारत ने एक ही दिन में किए रिकॉर्ड 4,20,000 से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर के रणबीरगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने कुछ हथियार भी किए बरामद। तलाशी अभियान फिलहाल जारी। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे तपेदिक रोधी कार्यक्रम के तहत उत्तर कोरिया की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। उत्तर कोरिया को दी करीब $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। राहत और बचाव काम में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को किया रवाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस बाबत कल उन्होंने विधायकों के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने कहा है कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है और किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल देर रात जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाए जाने की कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई। राजभवन ने 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। राज्यपाल को दिए जाने वाले प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा के लिए आज भी मुख्यमंत्री ने शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई। दूसरी तरफ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कहा है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, जो गलत है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि स्पीकर बागी विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद इन विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने इन विधायकों पर व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जबकि पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। और कोरोना के खिलाफ जंग में भारत नई कामयाबी हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि भारत ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,20,000 से अधिक कोविड-19 टेस्ट किए हैं। इससे ठीक पहले पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन 3,50,000 कोविड टेस्ट किए जा रहे थे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाई जाए। इससे रोजाना संक्रमित मामलों के ज्यादा आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन आखिरकार ये घटने लगेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार के प्रयास से दिल्ली में देखने को मिला है। और भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देश में कुल स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढ़कर 8,49,431 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर बढ़कर 63.53% हो गई है। देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,56,071 है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्पित प्रयासों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृत्यु के मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। और हमने आपको राजस्थान की खबर बताई थी, जहां सियासी पारा गर्म है और अभी भी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विशेष सत्र को बुलाने को लेकर की मांग को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं। हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। मुरारी, क्या ताजा जानकारी है? कैबिनेट की बैठक दोबारा फिर कब होनी है और क्या कुछ निकल कर आने की उम्मीद है? हाँ अखिल, बिल्कुल। आज चूंकि कल रात की जिस तरह की घटनाक्रम चला था, मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले और उनसे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने लीगल एक्सपर्ट से बातचीत करने के आधार पर कहा कि मैं इस पर विचार करने के बाद ही बता पाऊंगा। और उन्होंने 6 पॉइंट का हवाला दिया कि ये जो 6 बिंदु हैं उन पर आप मुझे
इसकी प्रॉपर जवाब देंगे तो उसके बाद मैं विचार करूंगा। इसके बाद रात को 12:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसके बाद आज सुबह फिर से अब इस समय अभी जो होटल फेयरमोंट जहाँ सब लोग रुके हुए हैं, अशोक गहलोत उनके समर्थक, कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और यह माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में फिर से राज्यपाल ने जो 6 बिंदुओं पर क्वेरी की थी, जो जवाब मांगा था, उन पर जवाब देने के बाद फिर से कैबिनेट की तरफ से ये शायद आग्रह किया जाएगा कि विधानसभा का जो विशेष सत्र है सोमवार से बुलाया जाए आखिर। और इसमें जैसा कि माना जा रहा है कि वो विधायी कार्य, हालांकि एजेंडा, राज्यपाल का कहना था कि आपने जो मुझे ये पत्र सौंपा है जिसमें कोई एजेंडा नहीं आपने बताया कि क्या एजेंडा आपका रखा जाएगा इसमें, तो ऐसा माना जा रहा है कि संभव है सरकार फिर से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग रखे और उसमें कोई विधायी कार्य के माध्यम से व्हिप जारी करे। और व्हिप जारी करने का मतलब है जितने भी विधायक हैं सचिन पायलट खेमे के, उनको आना पड़ेगा और ये व्हिप का उल्लंघन के बाद एक बहुत सदस्यता खोने जैसा एक मामला बन सकता है। तो ये इस तरह का एक दबाव विधानसभा सत्र बुलाने का लगातार राज्य सरकार की ओर से गवर्नर पर किया जा रहा है आखिर। लेकिन विधायकों को व्हिप जारी करके राज्यपाल के ऊपर किस तरह से दबाव बना पाएंगे, इसके बारे में भी बताएं आप। और दूसरी चीज ये कि क्या ऐसी आतुरता है विधानसभा सत्र बुलाने के? राज्यपाल ने भी पूछा है कि जब आप बार बार कह रहे हैं कि आपके साथ में मेजॉरिटी है और आप फ्लोर पे आपके पास विधायक हैं, फिर आपको उसको साबित करने की बार बार क्यों इतनी आतुरता है, क्यों जरूरत है? बिल्कुल अखिल, जिस तरह ये मामला अभी राजस्थान हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, उसके बाद ये लगातार अशोक गहलोत जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं राजस्थान, जो दबाव में कहीं न कहीं है, वो अपना बहुमत साबित कर, उनको लोगों को लगता है कि उनके पास जो बहुमत है, संख्या है, वो लगा जिसका वो दावा भी करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुमत खोने का डर उनके मन में शायद कहीं ऐसा है, तो वो चाहते हैं कि जितना जल्दी फ्लोर टेस्ट वो जाएंगे, विधानसभा सत्र होगा तो वो कहीं अपना बहुमत एक साबित करने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि एक ऐसा माना जाता है कि यदि वो विधायी जो एजेंडे में विधायी कार्य यदि वो रखते हैं तो विधायी कार्य के लिए जो सी व्हिप है वो व्हिप जारी करेगा। और व्हिप जारी करने का मतलब हुआ कि जितने भी सचिन खेमे के जो विधायक है उनको आना पड़ेगा। यदि वो व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो ये एक राइट बन जाएगा सरकार के पास कि जिन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया उन्हें उनकी सदस्यता से निष्कासित करने का एक आधार मिल सकता है। क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें सरकार को किसी भी तरह से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि आप विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते या फिर कोई विधायी कार्य नहीं कर सकते। तो एक जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास एक अभी एक बड़ा हथियार है कि वो विधानसभा सत्र बुलाए और जो बागी गुट के विधायक हैं जिनको व्हिप के माध्यम से, विधायी कार्य के माध्यम से एक इस तरह की रणनीति अपना सकते हैं कि वो उनकी सदस्यता को खत्म करने का एक रास्ता वो निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो गवर्नर हाउस में कल मुरारी, क्या आपको लगता है कि विधायकों को जोड़े रखने के लिए लंबे वक्त तक, जैसा कि आपने भी कहा, उसमें मुश्किल हो रही है? थ्रेशोल्ड पीरियड है किसी चीज का, बहुत दिनों तक आप विधायकों को किसी भी बहाने से या किसी भी वजह से शायद साथ में न रख पाए, इसलिए यह आतुरता है कि जल्द से जल्द बहुमत साबित किया जाए और अपना जो फ्लोर पे जो सरकार है उसको बचाया जाए सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल अखिल, अगर हम आज के जो बहुत सारे राजनीतिक पर्यवेक्षक है उनसे बातचीत करते हैं और जितने भी संपादकीय में आए तो उनका भी कहना था कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनको जो उनके समर्थक विधायक है उनमें कहीं ना कहीं टूट का डर एक ऐसा माना जा रहा है। जैसे कल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उनका भी एक ट्वीट आया था। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ये डर है कि उनके साथ जो विधायक अभी समय बाड़ेबंदी में है उनमें कोई टूट हो सकती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि जितना जल्दी फ्लोर टेस्ट हो वो अपना बहुमत साबित करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और बहुत सारे राजनीतिक परीक्षक मानते हैं कि उनके पास जो विधायक है उनमें से कुछ विधायक यदि, क्योंकि उनके पास ऐसा माना जा रहा है कि जो यदि बहुमत भी है तो वो बहुत मार्जिनल है, आसपास 100 के आसपास कहीं हो सकता है। यदि उनमें से एक या दो भी इधर से उधर हुए तो ये एक अशोक गहलोत पर एक संकट, राजनीतिक संकट हो सकता है। तो वो इसको जल्दी से जल्दी गवर्नर के माध्यम से विधानसभा से बुलाना चाहते हैं। जी मुरारी, एक बात और जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम जिसको कहते हैं कि राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार किया गया, तमाम तरह की बातें हुई और जिसको कहते हैं कि निचले दर्जे की सियासत भी देखने को मिली। क्या कुछ कहना है राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की जनता का? वो जो ये पूरा राजनीतिक प्रहसन है उसको वो बड़े करीब से देख रही है, क्या उसका कहना है, क्या मानना है?
जी अखिल, बिल्कुल आपने सही कहा। कल जिस तरह का मुख्यमंत्री ने बयान दिया प्रेस के सामने कि अगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते हैं और फिर अब अगर जनता राजभवन को घेरती है तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसको लेकर आज बड़ी दिलचस्प बात यह है कि राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि आप चूंकि गृह मंत्री, गृह विभाग भी आपके पास है, तो राजभवन की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। इस तरह का एक पत्र राजभवन की तरफ से मुख्यमंत्री को लिखा गया है। इस पर कल भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाए थे कि यदि मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय भी है राज्य का, यदि वो इस तरह की बातें करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। आखिरकार फिर लोग कहाँ जाएंगे यदि वो राजभवन को घेरने जैसी बातें हो रही हैं, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो जिसकी लगभग हर जो राजनीतिक पर्यवेक्षक है, जितनी दल है, वो इसकी निंदा कर रहे हैं कि इस तरह का बयान मुख्यमंत्री से बिल्कुल अपेक्षित नहीं था। गवर्नर साहब ने खुद ने इसको लेकर आपत्ति जताई है कि आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। अखिल जी बिल्कुल, चलिए उम्मीद है कि जो कम से कम राजस्थान की जनता है वो एक साफ सुथरी राजनीति चाहती है कि राजस्थान के विकास के लिए काम हो, देश के विकास के लिए काम हो। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, हम समय समय पर आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। तो ये थी बात राजस्थान की। और नागपुर में कर्फ्यू की बात कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नागपुर शहर में आज और कल के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। नागपुर जिले में कोविड-19 के 172 नए मामले सामने आने के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,465 हो गई है। जिले के सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 100 और मरीजों को स्वास्थ्य में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जिसके बाद ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,213 हो गई है। और बिहार के नवादा जिले में शिक्षा की एक अनूठी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरकारी स्कूल जो कोरोना संक्रमण काल में आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे, अब उन्हें एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवादा जिले के सरकारी मध्य विद्यालय की दीवारों और परिसर को विज्ञान और अन्य विषयों की ज्ञानवर्धक बातों को चित्र के माध्यम से सजाया जा रहा है। रंग रोगन और चित्रकारी का काम स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां पूरे जोशो खरोश से कर रही हैं। उनके मन में यह जज्बा है कि कोरोना महामारी पर विजय पाने के बाद जब बच्चे विद्यालय आए तो उन्हें अपने स्कूल का एक बदला हुआ स्वरूप देखने को मिले और वो सुखद और मनोरंजक वातावरण में पढ़ाई कर सकें। यहाँ पे हम लोग आए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोरोना सेंटर हुआ करता था, तो उसको डर को हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा आए ताकि बच्चे आए तो यहाँ पे खुशी खुशी हैं। और यहाँ पे मनोरंजन का हम लोग को बना दिया है, उन लोग की पढ़ाई के थ्रू ही यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आए और अच्छे से यहाँ पे पढ़े। उन लोग की जानकारी का ही सब दिया हुआ है और उन लोग के मनोरंजन के लिए, ताकि वो डरे नहीं कि यहाँ पे कोरोना, जैसे वो सोचेंगे कि कोरोना हम लोग के लिए कुछ नया लेके आया है। अभी कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कोरोना काल में आइसोलेशन सेंटर के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे में जब विद्यालय खुलेंगे तो दीवारों पर बनाई गई आकृतियां स्कूल की खूबसूरती में चार चांद तो लगाएंगी ही, ये छात्र छात्राओं के ज्ञान को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। लड़कियों का जो ग्रुप है नवादा में बाला अंतर्गत जो कार्य चल रहा है विद्यालय को आकर्षक बनाने का, सरकारी विद्यालय को, तो ये लड़की खुद से तैयार होकर के आई कि सर हम भी इस तरह का कार्य करते हैं और हमको अवसर दिया जाए। और ये लड़की देख रहे कि जहाँ जहाँ भी जिस विद्यालय में काम कर रही है तो बहुत ही बेहतर तरीके से और प्रतिदिन इसमें तरक्की और निखार आ रहा है। हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, ताकि अब जो बच्चे आएंगे वो नए परिवेश में, नया जोश और नए उमंग के साथ विद्यालय में आएंगे और कोरोना का डर भी खत्म हो जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक का मानना है कि स्कूल परिसरों को कला केंद्र का रूप दिया जा रहा है, ताकि बच्चे जब विद्यालय में वापस पढ़ने के लिए आएं तब उन्हें एक नई ऊर्जा का एहसास हो। हम सर ने 75 विद्यालयों को चिन्हित किया है जो रिमोटेस्ट एरिया में भी है, नवादा के रिमोटेस्ट एरिया में है। उनमें 2 वर्ग कक्षों को आनंददायी कक्ष के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको दीवार पर पेंट किया गया है और उस पर पशु पक्षी और अन्य चित्रकारी किया गया है, ताकि बच्चे आकर्षित होकर के क्लास में बने रहें। पहले फेज में 75 विद्यालयों को आकर्षक बनाने का टारगेट रखा गया है और दूसरे फेज में 132 विद्यालयों को खूबसूरत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के नवादा से श्याम सुंदर के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
देखा आपने, ये होता है आपदा में अवसर ढूंढने की बात। किस तरह से नवादा के स्कूलों ने इसको एक अवसर के तौर पर लिया है और स्कूलों को तैयार कर रहे हैं एक शानदार तरीके से, रंग बिरंगे तरीके से। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन लोग महामारी की वजह से घरों में रहकर ही पर्व मना रहे हैं। आज नागपंचमी है। यूं तो भगवान शिव की नगरी काशी में इसे विशेष अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन का असर भी इसमें देखने को मिल रहा है। त्योहार के बीच हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने लॉकडाउन का जायजा लिया। शनिवार लॉकडाउन है। 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं। दवा की दुकान 2 बजे तक खुली हुई है। चूंकि सावन का महीना चल रहा है और काशी में सावन का बहुत मान है, आज नागपंचमी भी है, लेकिन लोग ये मान रहे हैं, घरों पे ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रशासन ने भी कह रखा है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए यहाँ पुलिस मुस्तैद है। और हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी, सीओ चेतगंज। पुलिस किस तरह का काम कर रही है इस लॉकडाउन में? इस 2 दिन का लॉकडाउन है। यहाँ पे जो आवश्यकता वाली चीज़ें हैं, हॉस्पिटल, दवा की दुकानें, फल सब्जी, इन सब खुली हुई दुकानें हैं। फल सब्जियों की 10 बजे तक है और सब दुकानें 2 बजे तक हैं। हॉस्पिटल परमानेंट खुला हुआ है। जिन्हें इमरजेंसी है वो लोग जा रहे हैं, और जिन्हें इमरजेंसी नहीं है, जो ऐसे फालतू घूम रहे हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, चालान कर रही है और प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रही है। पुलिस इस लॉकडाउन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सेवाएं दे रही है अपनी, साथ ही सख्ती भी बरत रही है, क्योंकि कोविड-19 से हमें लड़ना है। ये देश जानता है, पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी के तौर पे फैल गई है। तो काशी से एक संदेश इस लॉकडाउन के माध्यम से, पुलिस वालों के इस कर्तव्य परायणता के माध्यम से। मैं वाराणसी से डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो शिव की नगरी काशी से ये संदेश कि इस लॉकडाउन का जो है उसका पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए। और ये भी देखेंगे कि संदेश किस तरह से हमारा भारतवर्ष इसको आत्मसात करता है। और बात करेंगे दुनिया भर में कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। दुनिया भर में अब तक 1,59,55,000 से भी अधिक लोग कोरोना महामारी की चपेट में आए हैं, जबकि 6,43,000 से भी अधिक लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप में फंसे अमेरिका की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां वायरस से संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी की वजह से अमेरिका में अब तक 1,48,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर ब्राजील की बात करें तो वहां कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक ब्राजील में अब तक 23,48,000 से भी अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी ने ब्राजील के 85,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। तेजी से पांव पसार रहे संक्रमण की वजह से ब्राजील संक्रमण के लिहाज से दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राजील में तेजी से बढ़ते संक्रमितों की संख्या और टेस्ट क्षमता की कमी को देखते हुए बेलो होरिज़ोंटे शहर का परीक्षण लैब 24 घंटे काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर परीक्षण कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। उनका कहना है कि यह पॉजिटिव मामलों को अलग करने में मदद करेगा, जिससे स्वास्थ्य अधिकारी महामारी से निपटने के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। और मेक्सिको शहर की बात करें तो वहां के मेयर ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में शहर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आ सकती है। पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। मेक्सिको और आसपास के क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ की आबादी है। मेक्सिको में पहला कोविड पॉजिटिव मामला फरवरी में आया था। मध्य जून के बाद मेक्सिको में संक्रमण के मामले में कमी होने लगी, लेकिन प्रशासन को डर है कि ये ट्रेंड बदल सकता है और मामलों में तेजी आ सकती है। राजधानी में संक्रमण को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और क्षेत्रों में टेस्टिंग साइट्स बनाए गए हैं। मेक्सिको में अब तक 3,78,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इसमें 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका के मशहूर संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तो बनकर तैयार हो सकती है, लेकिन ये सभी के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध 2021 में कुछ महीनों बाद ही हो पाएगी। फाउची ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने की पहल की सराहना की। फाउची ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। उन्हें विश्वास है कि दिसंबर तक कोरोना
के बच्चों पर असर से जुड़े एक अध्ययन से कई सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में दुनिया भर में कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित 16 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए ऑन द स्पॉट कोविड टेस्ट करने की व्यवस्था की है। टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में भेजा जाएगा ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। फ्रांस प्रशासन ने स्पेन में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों के स्पेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र कैटालोनिया से सटे बॉर्डर को पार करने से मना कर दिया है। फ्रांस में पिछले 2 दिनों में लगातार 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यहां कुल संक्रमितों की संख्या 1,80,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं इससे 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने विदेशी छात्रों के लिए नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार नए अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज के छात्रों को अमेरिका में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर ये पाठ्यक्रम केवल ऑनलाइन है। नए दिशा निर्देशों के तहत ऐसे विदेशी छात्र जिन्होंने स्प्रिंग क्लासेस में दाखिला लिया है और पहले से ही छात्र वीजा पर देश में बने हुए हैं, वे गर्मी की छुट्टी के बाद वापस आ सकते हैं, भले ही उनका विश्वविद्यालय केवल डिजिटल कक्षाओं की पेशकश कर रहा हो। हालांकि हार्वर्ड और दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सहित कुछ विश्वविद्यालयों ने अपने पहले साल के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पहले ही बता दिया था कि वे ICE नीति के कारण अमेरिका नहीं आ सकेंगे। उन्होंने इन छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने या फिर स्थगित करने को कहा है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध के बाद उत्तर कोरिया को लगभग $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारत उत्तर कोरिया में चिकित्सा आपूर्ति की कमी के प्रति संवेदनशील है, इसलिए मानवीय सहायता के तौर पर उत्तर कोरिया को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की तपेदिक रोधी दवाओं को देने का फैसला किया गया है। उत्तर कोरिया में WHO द्वारा चलाए जा रहे तपेदिक रोधी कार्यक्रम के तहत यह सहायता दी गई है। खबर कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। श्रीनगर के रणबीरगढ़ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ खत्म हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। और बात असम की। असम के बाढ़ की। असम के बड़े हिस्से में आई भीषण बाढ़ के कारण वहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारपेटा, कोकराझार और मोरीगांव जिले में 3 और लोगों की जान जाने से राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। राज्य में अब तक 27 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के 33 जिलों में से 26 जिले जलमग्न हो गए हैं। इनमें गोलपारा सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। गोलपारा जिले में 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले 24 घंटों में 1350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं 301 राहत शिविरों में करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। 72 राजस्व क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 2,543 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 1,22,573 हेक्टेयर कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई है। कई जिलों में ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, जिया भराली, कोपिली और बेकी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को कल रवाना किया। और असम की राजधानी गुवाहाटी से हमारी संवाददाता मृदुस्मिता जुड़ रही हैं और ताज़ा जानकारी के साथ। मृदुस्मिता, क्या है ताज़ा जानकारी? अभी बाढ़ के क्या हालात हैं और ख़ास तौर पर यह बताइए कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में थोड़ी बहुत सुधार, जो पानी है वो जो नंबर डेथ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है मृदुस्मिता से। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे संपर्क करें। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति कोविंद के मार्गदर्शन में राष्ट्रपति भवन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के तीसरे साल में 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया।
राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए हफ्ते में 4 दिन गुरुवार से रविवार तक खोला जाता है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान सावधानी बरतते हुए मुगल गार्डन 7 मार्च और राष्ट्रपति भवन का सार्वजनिक टूर 13 मार्च से बंद है। कारगिल विजय दिवस पर सेनाओं के सुप्रीम कमांडर ने श्रीनगर में चिनार कोर वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने नासिक में आर्मी एविएशन कॉर्प्स को भी कलर प्रदान किए। राष्ट्रपति ने केरल के एझिमला में भारतीय नौसेना अकादमी में भी कलर प्रदान किए। पिछले 1 साल में उन्होंने सेना दिवस, नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति कोविंद जनसाधारण के राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं। प्रकृति की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्रपति भवन ने अपने व्यय को काफी कम किया है। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज में एक बच्चे के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। आज तड़के हुई एक मुठभेड़ में कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है। मुठभेड़ में 2 अपहर्ताओं को गोली लगी है। कल ही कस्बे के एक व्यवसायी के बेटे को धोखे से अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने महज 15 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। साथ ही बच्चे को सकुशल परिजनों को वापस कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।